नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं जाने माने कथाकार अरुण प्रकाश के कहानी संग्रह नहान के साथ उपस्थित हूं। अरुण प्रकाश की वे कहानियां इस संग्रह में शामिल हैं जो उनकी मृत्यु के बाद संकलित की गई हैं। उनके जीवन के आखिरी दिनों की कहानियां। खास बात यह कि अरुण प्रकाश ने अपनी कथा कौशल से समूचे साहित्य जगत को, हिंदी साहित्य जगत को चमत्कृत कर दिया था। कम कहानियां लिखी, लेकिन उनके उल्लेख के बिना आधुनिक हिंदी कहानी जगत का इतिहास न तो पूरा होता है और न तो वर्तमान पूरा होता है। उन्होंने अपने कुछ कथा संग्रहों से, जिनका नाम था भैया एक्सप्रेस, जल प्रांतर, मझधार किनारे, लाखों के बोल सहे, विषम राग और स्वप्न घर से हिंदी साहित्य में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। कोपल कथा नाम का उनका उपन्यास भी आया था। गद्य की पहचान और उपन्यास के रंग, कहानी के फलक, ये आलोचना पुस्तकें प्रकाशित हुई थी। बहुत तेरा अनुवाद उन्होंने किया था। समकालीन भारतीय साहित्य जो पत्रिका है उसके संपादक भी रहे। वे उन गिने चुने लोगों में हैं जिन्होंने पत्रकारिता और लेखन के चलते, कमलेश्वर के कहने पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी और पत्रकारिता का कर्म और धर्म अपनाया था। कमलेश्वर के साथ उनके बहुत सारे पटकथा लेखन में भी उन्होंने अपना योगदान दिया था और बहुत सारे लोगों का मानना है कि कुछ कहानीकार ऐसे होते हैं जो आलोचकों के प्रिय होते हैं, लेकिन अरुण प्रकाश ऐसे कहानीकार हैं जो पाठकों के बीच लोकप्रिय थे। अमरकांत ने उनके एक कहानी संकलन कहानी को छापते हुए, हिचक कहानी को छापते हुए, जब वो बहाव पत्रिका में उन्होंने छापा था तो उन्होंने कहा था कि छोटे छोटे वाक्यों की रचना अरुण प्रकाश ऐसे करते हैं जैसे चिड़िया छोटे छोटे तिनकों से अपना घोंसला बुनती है, और यही अरुण प्रकाश की विशेषता है। इस संग्रह में, नहान कहानी संग्रह में, जो उनकी कहानियाँ शामिल हैं उनका शीर्षक है हिचक, नहान, भाषा, कम गोबर, गज पुराण, स्वर्ग का पता, कुछ कथा शेष। इस तरह से कुल 7 कहानियाँ इसके अंदर शामिल है, लेकिन कुछ कथा शेष जो इसका हिस्सा है उसमें बहुत लघु कहानियाँ और बहुत ही अलग विन्यास पर उनको लिखा गया। उसका शिल्प अलग है, लेकिन कथानक में उतना ही गहरा बोध है। मैं चाहूँगा कि जो लोग अच्छी कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं वे नहान कथा संग्रह को खरीद कर पढ़ें, लेकिन उससे पहले मैं एक कहानी का, छोटी सी कहानी का कुछ हिस्सा आपको बताना चाहूँगा। कहानी का शीर्षक है नहान। नहान उस निम्न मध्यम वर्गीय परिवेश में पल बढ़ रहे युवाओं की कहानी है जो मेहनतकश हैं। गांव से शहर आ चुके हैं, छोटी सी जगह पे रहते हैं। आप देखेंगे महानगरों में इस तरह की कॉलोनियाँ बहुत है जहाँ एक ही मकान में एक एक कमरों के मकान में, एक बड़ा सा कोई मकान है उसमें एक एक कमरों का हिस्सा है जिसमें कई कई परिवार रहते हैं। उनका सब कुछ साझा होता है, नहान घर साझा होता है, शौचालय साझा होता है, ये सब होता है। और जीवन संघर्ष के साथ ये वो मेहनतकश तबका है जिसके बिना किसी भी महानगर को हम देख नहीं सकते, चाहे उसकी साफ़ सफाई हो, चाहे उसकी यातायात व्यवस्था हो, चाहे उसका पेयजल हो, चाहे वहाँ जो भी बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हों। हमारे घरों में जो लोग काम करने आते हैं वो किन परिस्थितियों में रहते हैं किसी को पता नहीं। तो वहीं पे नहान, यह एक स्त्री पात्र है जिसका नाम है नहान। नहान उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो सुबह से शाम तक 4 बार, 3 बार, 5 बार, 6 बार स्नान करती थी, और जो साझा स्नान घर था उस पर भी आधे समय नहान का कब्जा होता था। और अगर नहान के स्नान करने के समय अगर कोई उसमें पहुंच जाए तो वो खूब गालियां देती थी, सुनाती थी। एक युवा लड़का है जो आता है और उसको पहले ही दिन पड़ोसियों ने बता दिया कि तुम नहान से बच के रहना, उसके समय में स्नान घर में मत जाना। वो पहले दिन जब जाता है तो नहान से पूछ के जाता है, क्योंकि वो हर बातचीत में जब भी स्नान घर में जाता है वो नहान की इजाज़त लेता है, इसलिए नहान उससे खुश रहती है, कभी कभार बातचीत भी कर लेती है। नहान का जो पति है वह दिन भर मेहनत मजदूरी करता है और वापस थक के आता है, सोता है, दारू भी पीता है।
रात के 12 बजे नहान, कई बार 12 बजे नहाती है, कई बार सुबह 8 बजे नहाती है, कई बार 10 बजे नहाती है, 4-5 बार तो नहाती ही है, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। वहीं एक और पड़ोसी होता है जो नंदू नाम होता है, जिसको नहान गाली देती रहती है कभी कभार, लेकिन पता नहीं चलता है। उसके पति का नाम सूरज है। तो सूरज, नंदू और नहान के बीच यह जो नायक है, जिसने ये कहानी सूत्रधार है, वह कहता है कि नहान को देखता है और एक दिन उसके बच्चे नहीं थे, किसी ने कह दिया उसको बांस, तो उसने पड़ोसियों को पीट दिया, पुलिस पकड़ के ले गई। तो नहान की जमानत करा के वो लड़का जो पड़ोस में रहता था और जिसको नहान बहुत गाली देती है और लगता है लोगों की दुश्मनी है, वह जमानत करा के ले आता है। उस दिन ये सब दारू के नशे में रहते हैं, शराब के नशे में रहते हैं, और ये जो सूत्रधार है वो पूछता है उस आदमी से कि तुमको तो नहान इतनी गालियां देती है, तुम उसको छुड़ा कर क्यों ले आए? वो कहता है कि बाबूजी, आपको इतना भी नहीं पता चल रहा है, उसके पति के बाद उसके जीवन में है कौन? मैं ही तो हूँ। तब इसको समझ में आता है, अच्छा इसका कोई संबंध भी है। तो बोलता है कि उतनी गाली क्यों देती है, और वो पति है तो वो तुमसे इतना प्यार करती है तो छोड़ क्यों नहीं देती? वो बोलता है वो उसको छोड़ेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसका कर्ज उतार रही है। ये पूछता है किस तरह का कर्ज? तो वो बोलता है कि इसकी जब बचपन में ही नहान के परिवार वालों ने बड़ी उम्र के आदमी से उसकी शादी कर दी थी और वो उसके साथ उसको मारता पीटता था, तो ये आदमी जो वर्तमान में उसका पति है वो उसको ले आया था, इसलिए वह उसके साथ बधी रहती। यहाँ तक स्थिति होती है कि जो व्यक्ति ये बता रहा होता है, जमानत करा के ले आया होता है, उससे उसका गर्भ भी ठहर जाता है, लेकिन वो उसको गर्भ को गिरा देती है और ये कहती है कि बनेगी तो उसी के बच्चे की माँ बनेगी। क्यों? क्योंकि ये कोख उसकी है जिसने उसको संरक्षण दिया है। तो सूत्रधार को समझ में आता है कि जिन लोगों को हम इतना छोटा समझते हैं, जिन लोगों को हम समझते हैं कि इनका जीवन इतना गाली गलौज में बीतता है, ये तो छोटा काम करते हैं, वे लोग अपने विचारों में, अपने समर्पण में, अपनी प्रतिबद्धताओं में इतने बड़े भी हो सकते हैं। उसको ये नहीं समझ में आता है कि जिसको बाँझ कहा जा रहा है नहान, वह उस आदमी को क्यों नहीं छोड़ देती जो बच्चा नहीं पैदा कर रहा है, जिससे वो प्रेम कर रही है। वह उसकी प्रतीक्षा क्यों कर रहा है? पिछले 10 सालों से लगातार गाली खा के और समाज के बीच एक दूर भाव रह के भी उससे सारे संपर्क रख रहा है, लेकिन उसकी प्रतीक्षा कर रहा है कि कभी न कभी तो नहान उस आदमी से हटेगी तो मेरे पास आएगी। तो यह जो प्रेम का त्रिकोण है, इसके अंदर जो मानवीय भाव है, आप समझ सकते हैं कि अरुण प्रकाश अपनी कहानियों में कहाँ से कथानक उठाते हैं और किस तरह से उसको परिणित करते हैं। कुछ कथा शेष की एक छोटी सी, बहुत छोटी सी कहानी मैं बताऊं। तरबूज की कहानी इसमें लिखी है। उनका कहना है कि ये वो ज़माना था जब प्रकृति के बीच फल नहीं हुआ करते थे और भूख और प्यास दोनों की बहुत दोस्ती थी, दोनों एक दूसरे की मदद करना चाहते थे। लेकिन प्यास तो कभी कभार मदद कर देता था, लेकिन भूख उसकी कोई मदद नहीं कर पाता था। और प्यास जब लगती थी तो लोग पानी पीते थे तो भूख जो है खत्म हो जाती थी, तो इस तरह से भूख संतुष्ट हो जाता था। एक बार भूख और प्यास दोनों रेगिस्तान में जा रहे थे और दोनों को कुछ भी नहीं मिला। वहाँ न तो पानी मिला न तो भूख को। वो छटपटाने लगे और उस छटपटाहट में दोनों मरने की स्थिति आई। उस स्थिति में भूख ने कहा कि भाई अब तक प्यास हमारी हमेशा मदद करता रहा, लोग पानी पी के भूख को मिटा पाते हैं, अपने को संतुष्ट कर पाते हैं, आज मैं मदद करता हूँ। वो प्रकृति से प्रार्थना करने लगता है। जाते जाते रास्ते में गिर जाता है, लतिका को देखता है। एक लतिका का मतलब लता होती है, उससे उलझ के भूख गिर जाता है। तो भूख कहता है कि लतिका तुम इतनी हरी भरी हो, कुछ आज मदद करो, कम से कम हमारा प्यास जो हमारा साथी है वो बच जाए। आज हम दोनों अगर बच जाएंगे तो ठीक रहेगा। तो लतिका कहती है कि अच्छा चलो, तुम्हारी दोस्ती को देख के तुम कह रहे हो कि मैं भले ही खत्म हो जाऊं लेकिन मेरा दोस्त बच जाए, तो मैं आज प्रार्थना करती हूँ। प्रकृति से प्रार्थना करती है कि मैं कुछ करती हूँ, प्रकृति माँ इन दोनों की जान बचाने में मेरी सहायता करो। और इस तरह से लतिका जो है जिस फल को पैदा करती है उसका नाम होता है तरबूज। आप समझ सकते हैं कि तरबूज खाने से प्यास भी मिट जाती है और भूख भी मिट जाती है, उसमें पानी भी है और भरपूर। तो इस तरह की कहानियाँ हैं, बेहद उत्कृष्ट कहानियाँ। अरुण प्रकाश जी अभी इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वे अपनी कथाओं से, अपने शिल्प से अमर हैं। अगर आप अच्छी कहानियों को पढ़ना चाहते हो और अपने समय की एक महत्वपूर्ण कथाकार को उसके लेखन से, उस
याद कर रखना चाहते हैं तो इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। अंतिका प्रकाशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। हार्ड बाउंड संस्करण है जिसका मूल्य 350 रुपये है। प्रकाशकों को चाहिए कि ऐसे बड़े रचनाकारों की पुस्तकें पेपर बैक संस्करणों में भी लाएं ताकि वो अधिक से अधिक लोगों के हाथों तक पहुंच सकें। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुंचूं ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति की चर्चा के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।